शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के साथ ही मेरा तबादला अजमेर से जयपुर की आमेर पंचायत समिति में हो गया था। मेरे साले साहब जयपुर में रहते हैं। वे यहाँ के बड़े अस्पताल में डॉक्टर हैं। पिछले माह मेरे बेटे राघव को भी उदयपुर में MBBS करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के पद पर आमेर के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रथम नियुक्ति मिली थी। इसीलिए जयपुर में अपने मामा के पास ही रह रहा था वह। मेरे रिटायरमेंट के अभी 2 साल बाकी थे। सोचा चल को मन को तसल्ली हुई तो रहेगी कि 32 साल सरकार की सेवा करने के बाद कम से कम अधिकारी पद से तो सेवानिवृत्त हुए। मन के किसी कोने में अधिकारी बनने का सपना भी था। बड़ी बेटी ममता के पैदा होने के 2 साल बाद राघव और जया जुड़वा बच्चे हुए थे। 6 माह पहले बेटी जया के अपने ससुराल में आत्मदाह करने के बाद दिल और दिमाग को कुछ ऐसा झटका लगा कि शरीर घुलसा गया था मेरा। पत्नी नीता तभी से मेरे पीछे पड़ी थी कि अब मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लूं। बीमार शरीर को क्यों और बीमार करना। घर में रहूंगा तो आराम मिलेगा और स्वास्थ्य में भी कुछ सुधार ही होगा। पर मैं हमेशा यह कहकर टाल देता था कि चलता फिरता रहूंगा तो ठीक रहूंगा, और अगर घर में बैठ गया तो रहा सहा शरीर भी बेकार हो जाएगा और जल्दी ही प्राण खो बैठूंगा। वह मेरे इस जवाब से चिढ़ जाती थी। नीता के साथ अपनी कार से जयपुर पहुंचने पर साले साहब को बहुत खुशी हुई थी। राघव तो पहले से यहाँ था ही। अब मैं और नीता भी आ गए थे उनके आलीशान बंगले में। साले साहब के 2 ही लड़के थे। बड़ा बेटा शादी कर अमेरिका में सेटल हो गया था और छोटा बेटा MBA कर दिल्ली की किसी प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर हो गया था। घर में बस ये 2 ही प्राणी थे, साले साहब और सलाहत साहिबा। हमें आया देख सलाहत साहिबा तो खुशी के मारे जैसे पागल ही हुई जा रही थी। कार से उतरते ही मेरे हाथ से सूटकेस झपट कर नौकर को पकड़ाते हुए बोली थी, जीजा जी सच पूछिए तो आप लोगों के आने से मेरा तो जैसे शेरों खून बढ़ गया है। आप लोगों के साथ मेरा मन भी लगा रहेगा। इन्हें और राघव को अपने मरीजों और अस्पताल से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं अकेली पड़ी पड़ी सड़ती रहती हूँ घर में। भला अखबार पत्रिकाओं टीवी और इंटरनेट से कब तक जी बहलाऊं। मैं तो बोर हो गई हूँ इन सब से। अब आप लोग आ गए हैं तो देखना कैसी चहल पहल और रौनक हो जाएगी घर में। खाने और पकाने भी अब मजा आएगा। कहते हुए तेज कदमों से ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गई। रात का खाना खाकर मैं सो गया और नीता अपने भैया भाभी के साथ गपशप में व्यस्त हो गई। दूसरे दिन सुबह ऑफिस बड़े हर्षोल्लास से ज्वाइन किया मैं। अभी अपने स्टाफ से मेरा परिचय का सिलसिला चल ही रहा था कि सहसा मेरी मृत बेटी जया की विधवा ननद सिमरन को देखकर मैं सकपका गया। सिमरन किसी मूर्ति की भांति नजरें झुकाए ऑफिस में आई। हाजिरी रजिस्टर खोलकर अपने हस्ताक्षर किए। एक क्षण अपनी पलकें उठाकर निरीह दृष्टि से मुझे देखा, जैसे कह रही हो किस जुर्म की सजा दे रहे हो हम सबको। हमारा हंसता खेलता घर संसार उजाड़ दिया तुमने, आग लगा दी हमारे चमन में। जीते जी मार डाला हम सबको। और फिर सिर झुकाए चुपचाप वहां से चले गए। उसके जाने के बाद बड़े बाबू ने बताया, सर इसका नाम सिमरन है, यही ऑफिस के पीछे ही किराए का एक कमरा लेकर रह रही है। बड़ी अभागी है बेचारी। शादी होने के साल भर बाद ही विधवा हो गई। विधवा कोटे में तृतीय श्रेणी अध्यापिका पद पर 2 वर्ष पहले नियुक्त हुई थी। कोई 6 महीने पहले इसकी भाभी ने दहेज की मांग पति और ससुराल वालों की मार पिटाई से तंग आकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी और फिर अस्पताल ले जाते समय है उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। पुलिस केस बन गया था। पुलिस इसके भाई और बूढ़े माता पिता को गिरफ्तार कर ले गई थी। सिमरन अपनी भाभी की मौत का विभत्स दृश्य नहीं देख सकी थी और बेहोश हो गई थी। 3 दिन बाद तबीयत कुछ सामान्य हुई और अस्पताल से छुट्टी मिली तो पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार कर लिया था। सिमरन के स्कूल स्टाफ ने अच्छा वकील किया और जैसे तैसे कोर्ट से इसकी जमानत करवा ली। पर सिमरन के भाई और बूढ़े माता पिता की जमानत की अर्जी दहेज हत्या के गंभीर मामले को देखते हुए जज ने खारिज कर दी। अपने बचाव में बेचारे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आज तक इसके घर वाले जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। सिमरन भी पुलिस हिरासत में 10 दिन रहने और पुलिस केस होने के कारण सस्पेंड चल रही है। सिमरन का कहना है कि पुलिस ने झूठा केस बनाया है। वैसे सर, सिमरन के आचरण को देखकर लगता तो नहीं कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। लोग बाग इसके परिवार को भी बड़ा अच्छा समझते हैं। फिर ये सब न जाने असलियत क्या है। पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्करों में कौन पड़ता है नाहक, इसीलिए कोई इन मदद को भी आगे नहीं आता। बदनामी अलग। बड़े बाबू की बात ने मुझे भीतर तक झकझोर डाला था।
अधिकारी पद का मेरा पहला दिन ही मन में इतनी कड़वाहट घोल देगा, मैंने कभी सोचा भी ना था। शाम को ऑफिस से निकलकर मैं अपनी कार से मुख्य सड़क पर पहुंचा ही था कि बीच रास्ते में भीड़ भाड़ देखकर मैं रुक गया। कार से उतरकर भीड़ को चीर कर देखा तो सन्न रह गया। जर्जर और कमजोर सिमरन बीच सड़क पर बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। एक और सब्जी का थैला लुढ़का पड़ा था, जिसमें से कुछ भाजी लुढ़क कर सड़क पर बिखर गई थी। एक क्षण गौर से सिमरन के चेहरे पर नजर डालकर मैं मन ही मन बुदबुदा उठा। क्या हाल हो गया है सिमरन का। साल भर में ही हड्डियों का ढांचा भर गई है, हाथों में नीली नसें उभर आई है, चेहरा निस्तेज हो गया है। जया के ब्याह के समय विधवा होने के बावजूद कैसी चिड़िया सी चहकती फुदकती रहती थी। सच पूछा जाए तो जया की शादी अपने बड़े भाई नवीन से शीघ्र करवाने में सिमरन का ही अहम भूमिका था। फिर नवीन के वृद्ध पिता ने भी सोचा था कि घर में विधवा बेटी की हम उम्र बहू आ जाएगी तो उसके साथ सिमरन का थोड़ा मन बहल जाएगा। भाई साहब, जरा मदद करेंगे आप? ये बहन जी हमारे बच्चों को पढ़ाती हैं, बड़ी अच्छी हैं। प्लीज़ अपनी कार में इन्हें यहीं पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, वहाँ मेरा बेटा डॉक्टर है, आप घबराओ मत, वह सब संभाल लेगा। पर मैं नया हूँ यहाँ, मुझे रास्ता पता नहीं है, तुम बताते जाना। मैं बोला। उस आदमी ने सड़क पर बेहोश पड़ी सिमरन को अपनी गोद में उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। फिर उसने सड़क पर बिखरी हुई सब्जी सिमरन के थैले में भरी और कार की पिछली सीट पर रखी और सिमरन का सिर अपनी गोद में बड़े प्यार से रख कर बैठ गया। मैंने कार को आगे बढ़ा दी। मेरे विचारों की श्रृंखला संक्रिय हो गई। मैं गुनाहगार हूँ इसके परिवार का, सिमरन, नवीन, उसके माता पिता सोमनाथ और उसकी माँ सारिका का। मेरी कायरता की ही सजा भुगत रहे हैं आज ये सब लोग। सच कहने से डर गया, समाज के सामने अपनी जबान खोलने से भयभीत हो गया। मैंने जया की मौत का राज पुलिस के सामने खोल दिया होता तो आज मेरे मन पर इतना भारी बोझ ना होता। मैंने तबाह कर दिया इन निर्दोष भोले भाले और शरीफ लोगों को। इनके सर्वनाश का कारण मैं हूँ। रात गहरा रही थी, ठंड भी बढ़ गई थी। सारा शहर नींद के आगोश में समाया हुआ था, पर मेरी आंखों से तो नींद कोसों दूर जा चुकी थी। बाहर रह रहकर कुत्ते अपना बेसुरा राग अलाप रहे थे। सिमरन को मैं राघव की देखरेख में स्वास्थ्य केंद्र छोड़ आया था। मैं हौले से बिस्तर से उठा और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। पलटकर मैंने नीता पर एक नज़र डाली। वह ख्वाबे की दुनिया में बेसुध खोई हुई थी। मैंने टेबल पर पड़ी सिगरेट की डब्बी उठाई और सिगरेट सुलगाकर धुएं के छल्ले खिड़की से बाहर उछालने लगा। रह रहकर बस एक ही सवाल किसी भारी हथौड़े की भांति मेरे दिलो दिमाग पर पड़ रहा था। क्यों चुप्पी साध रखी है मैंने? क्यों नहीं मैं अपने समधी सोमनाथ जी और उनके परिवार को उनकी बहू जया की दहेज हत्या के आरोप से मुक्त करा देता? मेरा शरीर भी अब साथ नहीं देता। अगर मुझे कुछ हो गया तो कब तक अपनी बहू की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाए जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहेंगे ये लोग? समाज की वर्जनाओं और मर्यादाओं का उल्लंघन तो मेरी बेटी जिया ने किया है, फिर उसके लिए किए की सजा ये निर्दोष क्यों भुगती? वह तो मर कर चली गई, पर जीते जी मार गए इन सबको। मैं अतीत में खो गया। उस रात जया की माँ ने मेरे कान में फुसफुसा कर जो रहस्य उद्घाटन किया था, उसे सुनकर चक्कर सा आ गया था मुझे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा उठा था और फिर वही मैं अपना सिर पकड़कर धम से बैठ गया था। जया को उल्टियां हो रही थी। जया गर्भवती थी। जया के गर्भ में उसकी बड़ी बहन ममता के पति सुरेश का बच्चा पल रहा था। यह सब कैसे हो गया अचानक से? सीधा सादा और भोला सा दिखने वाला मेरा दामाद सुरेश अपने जमीर से इतना नीचे गिर जाएगा, अपनी साली जया के साथ ही ऐसा कुकर्म कर बैठेगा? वह मैंने तो कभी सपने भी न सोचा था। जीजा साली में अक्सर मीठी छेड़छाड़ तो चलती रहती है, पर यह छेड़छाड़ ऐसा गुल खिलाएगी, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी 2 महीने पहले जया अपनी बड़ी बहन ममता की डिलीवरी के समय महीना भर को वहाँ कर रहकर आई थी। शायद तब से ही जया और सुरेश के बीच यह दुस्वक्त शुरू हो चुका था। यह सब सोचकर खून खौल उठा था मेरा। एक झटके से उठकर मैं सीधा जया के कमरे में गया था और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। जया की नाक से खून की धार फूट पड़ी थी। कमीनी, करमजली, बेहया, शर्म नहीं आई तुझे? अपने बाप की, अपने खानदान की सबकी नाक कटा दी तूने। क्या इसीलिए जन्म लिया था तूने हमारे घर में? कलंकिनी, मेरे सामने कभी मुंह नहीं खोलने वाली जया किसी शेरनी की भांति गरज उठी थी उस दिन। मैंने प्यार किया है सुरेश से। आप चाहें तो मुझे जान से मार दें, मेरी बेटी बोटी काट डालें, पर मैं मर कर भी
उन्हें नहीं भूल सकती। दीदी चाहे मुझे अपने घर में रखें या ना रखें, मैं कहीं भी रहकर अपना गुजारा कर लूँगी, पर उन्हें नहीं छोड़ सकती। अरे नालायक, सारा जहां छोड़कर अपनी बहन का घर उजाड़ने की सूझी तुझे? सारे जहां के और लड़के मर गए थे क्या? इतना ही प्यार का भूत सवार था तेरे ऊपर तो कम से कम अपनी बहन का घर छोड़ देती। सुरेश के बजाय तो उसी के साथ कहती, हम उसी के साथ तेरा ब्याह रचा देते, पर तूने तो अपनी ही बहन के घर में आग लगा दी। नागिन बनकर अपनी ही बहन के डस लिया तूने। मेरा रोम रोम गुस्से की आग में जल उठा था। कमरे में दरवाजे के पीछे रखा डंडा उठाकर मैं उसकी ओर बढ़ा ही था कि जया की माँ झूल गई थी मेरे हाथों से लिपटकर। नहीं, मैं आग के पाँव पड़ती हूँ। मर जाएगी यह। कुछ तो सोचो जया के बापू, यह समय मार पिटाई का नहीं है, सोचने का है, संयम से काम लेने का है। मामला अपने ही घर का है। बात फैली तो दुनिया तमाशा देखेगी। ममता का घर, उसकी गृहस्थी उजड़ कर रह जाएगी। ममता कभी माफ़ नहीं करेगी सुरेश को, और बदनामी करने के मारे हमारे आगे तो जहर खाकर अपनी जान देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। इस तरह तो गुस्से की आग दोनों घरों को जला डालेगी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क आए। जया को उसके कमरे में ही रोता छोड़ और जोर जोर से उसके सामने डंडा पटक कर मैं अपने कमरे में पाँव पटकता आ गया। मेरे पीछे ही नीता भी अपने आंसू पोंछती चली आई। मुझे इस अप्रत्याशित, अमर्यादित और घिनौनी घटना के बाद कुछ सूझ ही नहीं रहा कि अब क्या किया जाए। राघव उदयपुर में इंटर्नशिप कर रहा था। उस वक्त उसे इन सब बातों का कुछ पता ना था। आप कहें तो मैं भैया से जयपुर फ़ोन पर बात करूं? वे डॉक्टर हैं। जया का गर्भ तो गिराना ही पड़ेगा। भैया के यहाँ ही यह काम हो तो किसी को खबर भी नहीं होगी। नीता बोली थी। ठीक है, तुम फ़ोन पर बात कर लो, मैंने तपक कर कहा। नीता ने शायद उचित ही सलाह दी थी। नीता अपने भाई को फ़ोन मिलाने लगी थी और मैं बाहर आकर सिगरेट सुलगाने लगा था। दूसरे दिन सुबह जया को लेकर हम जयपुर आ गए थे। जया गर्भ गिराने को कतई तैयार नहीं थी, पर अपने मामा जी, मामी जी और हम सब के दबाव में आकर ज़्यादा प्रतिवाद नहीं कर सकी। जया गर्भ का समापन हो जाने के बाद हम माता पिता उसे दुश्मन से लगने लगे थे। जया ने अब घर में बात करना भी बंद कर दिया था। उदास गुमसुम जया को देखकर मन ही मन हम भी बेहद दुखी थे। कोई 3 माह बाद ही दौड़ धूप कर मैंने जया की शादी जयपुर में ही नवीन से तय कर दी थी। बहुत अच्छी ससुराल मिली थी जया को। बहुत छोटा और इज्जतदार परिवार था। जया के ससुर जी सोमनाथ जी का एक इत्तेफाक ही था कि सोमनाथ जी हमारे पैतृक गांव के निकले। मैंने और सोमनाथ जी ने गांव में एक साथ ही मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके बाद उनके घर वाले गांव छोड़कर शहर आ गए थे। उसके बाद जया के रिश्ते के सिलसिले में ही सोमनाथ जी से मुलाकात हुई थी और सोमनाथ जी ने अपने बेटे नवीन के लिए जया का रिश्ता तुरंत ही स्वीकार कर लिया था। सोमनाथ जी के नवीन और सिमरन बस 2 ही बच्चे थे। सोमनाथ जी सरकारी स्कूल में संस्कृत के लेक्चरर थे। अभी 4 वर्ष और थे उनके रिटायरमेंट में। नवीन कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कलेक्ट्री में कार्यरत था और नवीन की बहन सिमरन अपने पति की दुर्घटना में मृत्यु के बाद से मायके में ही रह रही थी। सोमनाथ जी ने जैसे तैसे कोशिश करके उसे विधवा कोटे में सरकारी स्कूल में तृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर नियुक्त करवा दिया था। ब्याह के बाद जया और नवीन शिमला चले गए थे घूमने। वहां से लौटने के बाद जया अपने पति नवीन के साथ ही आई थी अजमेर। नवीन का चेहरा मुरझाया हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे अपने विवाह की कतई खुशी नहीं है। सुबह नाश्ते के बाद अनायास ही मुझसे वह पूछ बैठा था, पापा जी, यदि आप बुरा न माने तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ बेटा, क्या बात है, पूछो। पापा जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे जया मेरे साथ खुश नहीं है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा, जया ने तो खुद ही तुम्हें पसंद किया है। नीता बीच में ही बोल पड़ी थी। नहीं मम्मी जी, जया का कहना है कि वह किसी और से प्यार करती है। उसकी शादी मेरे साथ उसकी इच्छा के विपरीत जबरदस्ती कराई गई है। नवीन की बात सुनकर हम दोनों के चेहरे उतर गए थे। अरे बेटा, जया कॉलेज में नाटकों में भाग लिया करती थी, सो मजाक करती होगी तुमसे। वैसे भी बड़ी ही चंचल और मजाकिया स्वभाव की है हमारी जया। उसकी किसी भी बात को कभी अन्यथा मत लेना। बड़े लाड प्यार में पली है ना, सो सोखी और नजाकत उसकी आदतों में शुमार हो गई है। जया की माँ ने बड़ी सफाई से बात टाल दी थी। पर मम्मी जी, अभी हमारी शादी को 1 महीना ही तो हुआ है। जया जब तब मुझसे जिद करती रहती है कि मैं उसे उसके फ्रेंड से मिलवा दूं, जिससे वह प्यार करती है, नहीं तो वह आत्महत्या कर लेगी। कभी यह कहती है कि आप क्यों मेरे साथ नाहक अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, क्यों नहीं मुझे तलाक देकर दूसरा विवाह कर लेते हैं।
यह सब सुनकर तो मेरे होशो हवास गुम हो जाते हैं। बहुत बुरी बात है बेटा, मैं उसे समझा दूंगी। तुम थके होगे, आराम कर लो कुछ देर। कहती हुई जया की माँ कांपते कदमों से रसोई की ओर बढ़ गई थी। मौके की नजाकत भांपते हुए मैं भी बाहर आंगन में आकर अखबार खोलकर बैठ गया था। जया नवीन के साथ ससुराल जाने को कतई तैयार नहीं थी। नीता और मैंने उसे खूब समझाया था। जया की माँ यह कहते हुए रो पड़ी थी, अब क्यों अपने माँ बाप की लाशें देखना चाहती है तू? क्यों जान लेने पर तुली है हमारी? तू यही चाहती है ना कि तेरी करतूतें जग जाहिर हो और हम कहीं के ना रहें, बिरादरी में नाक कट जाए हमारी, अपनी इज्जत की खातिर जहर खाकर मर जाए हम? बेटी, तेरी शादी हो गई है, तेरा घर बस गया, इतना अच्छा सुंदर समझदार और पति और इज्जतदार ससुराल मिली है तुझे, उसके बाद भी ऐसी बेवकूफ़ी करने पर तुली है तू? जरा अकल से काम ले, अपना जीवन देख, अपना भविष्य देख, अपनी गृहस्थी देख। क्यों मूर्खता भरी बातें करती है? जो संभव नहीं है उसके लिए क्यों सोचती है? हम तेरे भले के लिए कह रहे हैं और इसी में ममता की भी भलाई है। तू अब यही फिल्मी प्यार मोहब्बत का चक्कर छोड़ और अपना घर और अपनी मान मर्यादा देख। ममता तेरी सगी बड़ी बहन है, अभी तक जो उसे कुछ भी पता नहीं चला है। तू ही सोच, जब उसे पता चलेगा इन सब बातों का तो उसका क्या हाल होगा? भूचाल आ जाएगा उसकी हंसती खेलती जिंदगी में। मैं गिड़गिड़ाते हुए रो पड़ा था। हमारे समझाने पर जया ने अपनी ससुराल चली गई थी, पर 5वें दिन ही नवीन का पत्र मिला। लिखा था, पापा जी, जया का फिर वही हाल है। कहती है, मैं बद्दुआ मजदूर हूँ आपकी, दासी हूँ आपकी, नौकरानी हूँ आपकी, पर पत्नी किसी और की हूँ। छोड़ दो मुझे और मुक्त हो जाओ, वरना मैं घर के किसी दिन भाग जाऊंगी या आत्महत्या कर लूंगी। फिर तुम सब लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाओगे। हम सब बहुत तनाव में हैं। आप पत्र मिलते ही फौरन चले आइए। हम नवीन के पत्र पर कोई कदम उठा पाते इसके पहले ही हमें खबर मिल गई थी कि जया ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली थी। जब तक हम जयपुर पहुंचे तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। वह जलकर मर चुकी थी। जया की पार्थिव देह देखकर मन हुंकार कर उठा था। ऐसी जी चाह रहा था कि सुरेश की जान ले लूं। यह सब सुरेश की वजह से हुआ था, पर मैं मजबूर था, ऐसा नहीं कर सकता था। एक तरफ जया की पार्थिव देह थी तो दूसरी तरफ सुरेश, मेरी बड़ी बेटी ममता का सुहाग था। और फिर जिस राज को जानकर ममता का घर बर्बाद ना हो, यह सोचकर छिपाए बैठे थे हम, उसे यूं ही आवेश में आकर उजागर कर देना मूर्खता ही होती। नहीं नहीं, यह राज दफन कर दूंगा मैं अपने सीने में। मैं बुदबुदा उठा था। पुलिस केस बना था जया की मौत पर। पुलिस ने मुझसे, राघव से और जया की माँ से भी पूछताछ की थी, पर हमने स्पष्ट कर दिया था कि हमें कुछ भी पता नहीं कि जया की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। अभी हम कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं हैं। और फिर जया के दाह संस्कार के बाद हम अजमेर चले आए थे। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। साले साहब से इतना जरूर पता चला था कि पुलिस ने दहेज हत्या का केस बनाकर गिरफ्तार कर लिया था सोमनाथ जी के पूरे परिवार को। उसके बाद क्या हुआ हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की थी। जया की यादें उस पुराने मकान में सताती थी, इसीलिए हमने उस मकान से दूर नया मकान खरीद लिया था और नए मकान में आ गए थे। प्रकरण की सुनवाई हेतु हमें कोर्ट से भी कोई नोटिस नहीं मिला था, पर आज सिमरन को इस हाल में देखकर अपराध बोध हुआ था मुझे, और मैं सिहर उठा था किसी अनजाने भय से। दीवार घड़ी ने रात के 2 बजने की सूचना दी तो मेरी तंद्रा भंग हो गई। अपनी उंगलियों में फंसी हुई समाप्त प्राय सिगरेट को खिड़की से बाहर उछाल दिया और पलटकर पुनः पलंग पर लेटकर अपनी आंखें मूंद ली। मैं, जीजा जी दरवाज़ा खोलिए, चाय लाई हूँ मैं। सलह साहिबा ने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी आँख खुल गई। मैंने नज़र उठाकर दीवार घड़ी की ओर देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। नीता भी जाग गई थी। दरवाजे पर थाप की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला तो सलह साहिबा मेरा चेहरा देखकर बोली, लगता है जीजा जी रात भर सोए नहीं। हाँ, आज रात जागकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है मैंने। क्या? वह आसर से मेरे चेहरे पर अपनी नज़रें टिकाते हुए पूछ बैठी। यही कि रिश्ते के नाम पर कलंक हूँ मैं। जब मेरी गरज थी जया को ब्याहना था तब सोमनाथ जी के हाथ जोड़े फिरता था मैं, और जब जया ने गलत कदम उठाकर अपनी ससुराल में आत्मदाह कर लिया तो उन निर्दोष लोगों की सुध तक नहीं ली कभी मैंने। मैं अपने फर्ज से, अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। क्या जया के मरने से रिश्ता मर गया? नहीं, रिश्ते तो प्रीत की डोर के पक्के बंधन होते हैं, ये यूं ही नहीं टूट जाया करते। आज आए दिन अखबारों में दहेज और अदहेज हत्याओं के प्रकरण प्रकाशित होते रहते हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता कि उनमें से कितने सही हैं, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि
उनमें से ज़्यादातर मामले में मेरे और जैसे कायर पिता और आजकल की जया जैसी नादान और बेवकूफ़ लड़कियां होती हैं, जो विवाह पूर्व के प्रेम प्रसंग स्वतंत्र और उन्मुक्त जीवन की चाह में अपनी ससुराल में अपने संबंध बिगाड़ लेती हैं। इस तरह पैदा हुए कलह पर अपना पूरा जोर दिखाने के लिए दहेज विरोधी कानून का सहारा लेकर अपने जीवन को या तो तलाक के कगार तक पहुंचा देती हैं या जीवन भर के लिए अपने पति और ससुराल वालों से रिश्ता में विष घोल दे देती हैं और फिर जया की तरह ही आत्महत्या कर लेती हैं। पर अब मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं अगर अब भी चुप रहा तो चैन से मर भी ना सकूँगा। यह बोझ अब और नहीं ढो पाऊँगा, जो इस समाज के डर से, अपनी इज्जत के डर से अब तक ढोता आ रहा हूँ। पर अब मैं कोर्ट में अपना बयान दूंगा। जज साहब को जया की मौत के सभी सत्य तथ्यों से अवगत करा दूंगा और नवीन का वह पत्र भी अजमेर से लाकर सौंप दूंगा जो उसने मुझे जया की आत्मदाह से पूर्व लिखा था। अब सोमनाथ जी और उनके परिवार को जया का हत्यारा होने के गलत आरोप से बचाएंगे। यह हमारा फर्ज है और अटल फैसला भी है। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।